लगभग 500 सी के आसपास हमारे जो मशहूर भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्टा, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उनका मानना था कि हमारी ये जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में स्थित एक गोला है और ये अपनी ही धुरी पे घूम रही है। बिल्कुल, और आज के जमाने में मतलब ये सोचना बहुत आसान लगता है क्योंकि हमने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें देखी हैं। हाँ, वही तो। हमारे लिए तो ये आम बात है, लेकिन जरा इस बात की गहराई में जाइए। एक विशाल, तैरते हुए, लगातार घूमते हुए गोले पर किसी जगह को सटीक तरीके से ढूंढना इंसानी सभ्यता के लिए कितनी बड़ी पहेली रही होगी। बहुत बड़ी पहेली। और आज की इस चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे स्रोत हैं भूगोल और मानचित्रण से जुड़े शैक्षणिक पाठ। राइट। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैप यानी मानचित्र कैसे काम करते हैं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों से इंसानों ने इस गोल पृथ्वी को एक चपटे कागज पर उकेरने के लिए भौतिकी और ज्यामिति की किन चुनौतियों का सामना किया। बिल्कुल। और कैसे जगह खोजने की इस जद्दोजहद ने अंततः हमें समय को मापना सिखा दिया। ये एक तरह से इंसान की उस बुनियादी जरूरत की कहानी है जो पूछती है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हाँ, और ये सवाल दिखने में जितना छोटा है, इसका जवाब ढूंढने में इंसानों को उतनी ही सदियां लग गईं। सही कहा। पृथ्वी पर अपनी जगह खोजने का विज्ञान, देखिए, ये केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। इसमें खगोल विज्ञान, गणित और यहाँ तक कि बहुत सारी राजनीति भी शामिल है। राजनीति भी? बिल्कुल। पर जब भी किसी स्थान को खोजने की बात आती है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है एक नक्शा। और नक्शा बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ऑरेंज पील का। ओह हाँ, संतरे की छिलके वाला। हाँ, देखिए, अगर एक संतरे को छीला जाए और फिर उसके छिलके के बड़े टुकड़ों को एक मेज पर रखकर एकदम सीधा और फ्लैट या चपट करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? वो या तो किनारों से फट जाएंगे या बीच में से सिकुड़ जाएंगे। ठीक यही समस्या हमारी गोल पृथ्वी को एक चपटे कागज पर उकेरने में आती है। एक 3 डायमेंशनल यानी 3D गोले को 2D सतह पर बिना किसी डिस्टॉर्शन के बदला ही नहीं जा सकता। नहीं बदला जा सकता। ये ज्योमेट्री की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसी वजह से पृथ्वी का सबसे सटीक प्रतिनिधित्व कोई चपटा मैप नहीं बल्कि एक ग्लोब होता है। ग्लोब? हाँ, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर हल्की सी चपटी जरूर है, लेकिन लगभग एक गोलाकार पिंड है। ग्लोब पर जो महाद्वीप या महासागर दिखते हैं उनका आकार, दूरी और अनुपात एकदम सही होता है। पर एक सेकंड, ग्लोब के साथ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या भी तो है। हाँ, बिल्कुल है। अगर किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या अपने मोहल्ले का रास्ता ढूंढना हो तो वो अपनी जेब में ग्लोब लेकर थोड़ी घूम सकता है। हाँ, और एक ग्लोब पर किसी छोटे से गांव की गलियां दिखाना तो नामुमकिन ही है। राइट। और यही कारण है कि हमें मैप्स यानी मानचित्रों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अपनी कमियों के बावजूद मानचित्र हमारी दुनिया को समझने का सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर हम इन्हें उपयोग के आधार पर बांटें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के मैप होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहले है फिजिकल मैप्स यानी भौतिक मानचित्र। ये पहाड़, नदियां, मैदान और महासागरों जैसे प्राकृतिक रूपों को दिखाते हैं। और दूसरे हैं पॉलिटिकल मैप्स यानी राजनीतिक मानचित्र। ये इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाओं, देशों, राज्यों और शहरों को दर्शाते हैं। और तीसरे होते हैं थीमेटिक मैप्स या विषयगत मानचित्र। थीमेटिक मतलब किसी स्पेसिफिक थीम पर बेस्ड। हाँ, जैसे किसी राज्य में बारिश का वितरण दिखाने वाला नक्शा या जंगलों और उद्योगों का नक्शा। समझ गया। पर एक मैप को पढ़ना भी ना अपने आप में एक नई भाषा सीखने जैसा है। इसके 3 मुख्य घटक होते हैं: डिस्टेंस यानी दूरी, डायरेक्शन यानी दिशा और सिंबल्स यानी प्रतीक। दूरी को मापना सबसे दिलचस्प है। हाँ, हजारों किलोमीटर के एक विशाल देश को एक छोटे से कागज पर समेटना किसी जादू से कम थोड़ी लगता है। और उस जादू का नाम है स्केल, जिसे हम पैमाना कहते हैं। स्केल, राइट? स्केल असल में मैप पर दिखाई गई दूरी और जमीन पर मौजूद वास्तविक दूरी के बीच का एक गणितीय अनुपात है, एक मैथमेटिकल रेशियो। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल का खेल का मैदान 40 मीटर लंबा है। ठीक है। अब एक छोटे से कागज पर 40 मीटर की रेखा खींचना तो असंभव है, तो वहां एक स्केल तय किया जाता है
जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अच्छा, तो उस हिसाब से उस मैदान को कागज पर केवल 4 सेंटीमीटर की रेखा से दर्शाया जा सकता है। बिल्कुल। किसी भी मानचित्र को पढ़ने वाले के लिए ये स्केल समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी से वास्तविक दुनिया की दूरियों का अंदाजा लगता है। लेकिन दिशा के बिना तो ये पैमाना भी भटका सकता है ना। मानचित्र के कोने में अक्सर एक तीर का निशान होता है, जिस पर अंग्रेजी का अक्षर N लिखा होता है, जो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को दर्शाता है। हाँ, और अगर उत्तर दिशा पता हो तो बाकी मुख्य दिशाएं ईस्ट यानी पूर्व, साउथ यानी दक्षिण और वेस्ट यानी पश्चिम आसानी से ढूंढी जा सकती हैं। इनके अलावा 4 मिडिल डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट। लेकिन मुझे जो चीज इसमें सबसे मजेदार लगती है वो है सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल। जैसे नीले रंग का मतलब पानी है, या किसी खास तरह की टूटी हुई लाइन का मतलब कच्ची सड़क है। हाँ, और इन प्रतीकों का स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। वो कैसे? अरे सोचकर देखिए, अगर हर इंसान अपने हिसाब से नक्शे बनाने लगे, कोई पहाड़ को लाल रंग से दिखाए, कोई नीले से, तो वो नक्शा सिर्फ उसी इंसान के काम आएगा ना। हाँ, भाषा ही अलग हो जाएगी सबकी। राइट, लेकिन जब इन सिंबल्स को एक मानक रूप दे दिया जाता है तो मैप एक ग्लोबल लैंग्वेज बन जाते हैं। भारत में सर्वे ऑफ इंडिया नाम की संस्था इन प्रतीकों को तय करती है। अच्छा, सर्वे ऑफ इंडिया? हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, एक मैप को देखकर समझ सकता है कि कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ अस्पताल है और कहाँ घने जंगल हैं। ये तो बात हो गई जमीन की। नक्शों पर इन सिंबल से जमीन पर रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या? लेकिन अगर कोई बीच समंदर में फंस जाए, जहां कोई लैंडमार्क नहीं है, कोई पहाड़ या पक्की सड़क नहीं है, तो वो अपनी जगह कैसे बताएगा? वहां तो सिर्फ एक खाली नीली सतह है, और यहीं पर एक साधारण चपटा नक्शा फेल हो जाता है। बिल्कुल फेल हो जाता है। ऐसी खाली गोल सतह पर एक सटीक बिंदु खोजने के लिए हमें एक बहुत ही व्यवस्थित ग्रिड प्रणाली की जरूरत होती है। ये कुछ शतरंज के बोर्ड जैसा है। बहुत सटीक तुलना है ये। शतरंज का खेल इस ग्रिड सिस्टम को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ, देखिए, शतरंज के बोर्ड पर 64 खाने होते हैं। बोर्ड के एक तरफ अंग्रेजी के ए से लेकर एच तक अक्षर होते हैं, और दूसरी तरफ 1 से 8 तक नंबर। जब कोई खिलाड़ी अपना प्यादा चलता है तो वो कहता है कि प्यादा D2 से D4 पर गया है। तो ये A से 8 और 1 से 8 का जाल ही तो ग्रिड है, जिससे बोर्ड के हर एक खाने को एक यूनिक नाम मिल जाता है। हमारी पृथ्वी पर भी इसी तरह की अदृश्य रेखाओं का एक जाल बिछा हुआ है। और पृथ्वी पर बिछे इस शतरंज के बोर्ड जैसे जाल को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जो लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाओं से मिलकर बनता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स? हाँ, सबसे पहले लैटिट्यूड्स या अक्षांश को समझना जरूरी है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। यहाँ से जब हम उत्तर या दक्षिण की ओर ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर चलती हैं। नॉर्दर्न पोल 90 डिग्रीज नॉर्थ है और सदर्न पोल 90 डिग्रीज साउथ। अक्षांश के बारे में ना एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। क्या? कि इन रेखाओं का सीधा संबंध केवल दूरी से नहीं है, बल्कि हमारे मौसम और जलवायु से भी है। एकदम सही पकड़ा। और इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से सूर्य की रोशनी के एंगल पर निर्भर करता है। एंगल पर? हाँ, देखिए, इक्वेटर या 0 डिग्री के आसपास के इलाकों में सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे किसी टॉर्च की रोशनी सीधे एक दीवार पर मारी जाए। तो रोशनी एक छोटी सी जगह पर फोकस होती है और बहुत तेज होती है। बिल्कुल, इसीलिए इक्वेटर के पास अत्यधिक गर्मी होती है, जिसे टॉरेट जोन या उष्णकटिबंध कहते हैं। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यानी लैटिट्यूड बढ़ता है, पृथ्वी के गोल आकार के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। एक बड़े इलाके में फैल जाती हैं, जिससे उनकी गर्मी कम हो जाती है। इस इलाके में तापमान मध्यम रहता है, जिसे टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ध्रुवों के पास तो किरणें इतनी ज्यादा तिरछी पहुंचती होंगी कि वहां भयंकर ठंड होती होगी। हाँ, वहां बर्फ जमी रहती है, जिसे फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध कहा जाता है।
समझ गया। तो लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाएं हमें ये तो बता देती हैं कि हम उत्तर में हैं या दक्षिण में और वहां मौसम कैसा होगा। लेकिन सिर्फ उत्तर या दक्षिण जानने से तो कोई भी एग्जैक्ट जगह नहीं खोजी जा सकती ना। नहीं, उसके लिए हमें पूर्व या पश्चिम भी जानना पड़ेगा। राइट। तो पूर्व या पश्चिम का पता लगाने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खड़ी रेखाओं के रूप में खींची जाती हैं। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं तो हमें उस जगह के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। एकदम सटीक। ये देशांतर रेखाएं प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर से शुरू होती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, और यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक रेखाएं खींची जाती हैं। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल पैदा होता है। अच्छा, क्या? देखिए, लैटिट्यूड के मामले में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर तो पृथ्वी के बीचों बीच है। सूर्य की रोशनी और पृथ्वी का घूमना उसे नेचुरली तय करता है। वो एक लॉजिकल 0 डिग्री है। हाँ, वो तो प्राकृतिक है। वो 0 डिग्री वाली रेखा तो मेरे घर के ऊपर से भी गुजर सकती है। तो फिर इंग्लैंड के ग्रीनिच को ही प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री क्यों मान लिया गया? क्या इतिहास में हमेशा से ऐसा ही था? ये सवाल सीधा उस दौर की राजनीति और इतिहास से जुड़ा है। देखिए, ग्रीनिच कोई प्राकृतिक मध्य बिंदु नहीं है। वही तो 19वीं सदी में जब रेलगाड़ियों का जाल बिछने शुरू हुआ और समुद्री व्यापार बढ़ा, तो पूरी दुनिया में समय और स्थानों को लेकर एक भयानक अफरा तफरी मची हुई थी। हर शहर का अपना अलग टाइम होता था। अरे बाप रे। हाँ, एक शहर से दूसरे शहर जाने पर घड़ियों में भारी अंतर आ जाता था, जिससे ट्रेन्स की दुर्घटनाएं होने लगीं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साल 1884 में वॉशिंगटन में कई देशों का एक सम्मेलन हुआ। अच्छा, 1884 में? उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा था और दुनिया के अधिकांश समुद्री नक्शे पहले से ही ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी को आधार मानकर बनाए गए थे। इसलिए सुविधा और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ये तय किया गया कि लंदन के पास स्थित ग्रीनिच से गुजरने वाली रेखा ही अंतरराष्ट्रीय मानक यानी 0 डिग्री देशांतर होगी। मतलब? ये महज एक कॉम्प्रोमाइज था, एक राजनीतिक फैसला। पूरी तरह से? लेकिन इतिहास का एक बहुत ही शानदार और चौंकाने वाला पन्ना यहाँ खुलता है। यूरोप के इस फैसले से कई सदियों पहले हमारे प्राचीन भारत का अपना खुद का एक प्राइम मेरिडियन हुआ करता था। क्या बात कर रहे हैं, वाकई? हाँ, इसे मध्य रेखा कहा जाता था और ये रेखा प्राचीन शहर उज्जैनी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां से होकर गुजरती थी। ये तो अद्भुत है। मतलब जब दुनिया के कई हिस्से शायद नक्शे बनाने के शुरुआती दौर में थे, तब भारतीय खगोल शास्त्री एक रेफरेंस लाइन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। पर उज्जैन ही क्यों? उज्जैन का चुनाव कोई संयोग नहीं था। इसके पीछे एक गहरा भौगोलिक और खगोलीय कारण था। उज्जैन ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अच्छा। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों जैसे कि लगभग 1500 साल पहले हुए महान वराह मेहरा ने उज्जैन को अपनी वेधशालाओं का केंद्र बनाया था। वराह मेहरा, राइट। बिना किसी आधुनिक घड़ी या टेलीस्कोप के उन्होंने सूर्य की छाया और उसकी स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कर्क रेखा पर होने के कारण साल के एक खास दिन सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है और कोई परछाई नहीं बनती। वाओ! इसी आधार पर उन्होंने उज्जैन से गुजरने वाली एक खड़ी रेखा को मध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर मान लिया और इसके बाद सभी प्राचीन भारतीय खगोलीय ग्रंथों में, जैसे कि सूर्य सिद्धांत में, पूरी दुनिया के गणनाओं के लिए इसी उज्जैन मध्य रेखा का उपयोग एक ग्लोबल रेफरेंस के रूप में किया गया। ये जानकारी तो मतलब इतिहास के पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल देती है। उन्होंने प्रकृति की लय को समझा और उसे गणित में ढाल दिया। बिल्कुल। अब जब हमने इस समय और सूर्य की स्थिति की बात की ही है, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का रिलेशन सिर्फ जगह बताने से नहीं है। इसका सीधा और गहरा संबंध इस बात से है कि हमारी घड़ियों में क्या समय हो रहा है। हाँ, असल में देखा जाए तो देशांतर ही समय है। ये भूगोल का वो हिस्सा है जहां फिजिक्स का जादू दिखता है। देखिए, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर लगातार घूम रही है और इसी वजह से सूर्य पूरब से उगता हुआ लगता है। इस बात को समझाने के लिए ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त फोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है। एक पोरबंदर गुजरात में बैठा है
और दूसरा तिनसुकिया असम में है। ओके। अब असम वाला दोस्त फोन पर कहता है, भाई यहां तो सूरज पूरी तरह ढल चुका है और एकदम अंधेरा हो गया। जबकि गुजरात वाला दोस्त हैरान होकर कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, यहां तो अभी भी पूरी धूप खिली हुई है। हाँ। दोनों एक ही समय में बात कर रहे हैं, एक ही देश में है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो दो अलग अलग रियलिटीज में जी रहे हो। और इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, ये शुद्ध गणित है। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। अब अगर 360 को 24 से भाग दिया जाए, डिवाइड करें, तो जवाब आता है 15 डिग्री। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो इसका मतलब है कि हर 15 डिग्री देशांतर पर करने पर समय में 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। एकदम सही। अगर प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री से पूरब यानी ईस्ट की ओर जाया जाए तो हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि वो हिस्से सूर्य के सामने पहले आते हैं। और अगर पश्चिम या वेस्ट की ओर जाएं तो समय पीछे जाता है। राइट। अब अगर हम असम और गुजरात के उदाहरण को देखें तो भारत के पश्चिमी छोर यानी गुजरात और पूर्वी छोर यानी असम के बीच देशांतर का लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ओके। गणित के हिसाब से 30 को 15 से भाग देने पर 2 घंटे का अंतर निकलता है। इसीलिए असम में सूरज गुजरात के मुकाबले 2 घंटे पहले उगता है और 2 घंटे पहले ढल भी जाता है। बाप रे। लेकिन अगर हर शहर का समय उसके अपने देशांतर के हिसाब से चलने लगे, जिसे हम लोकल टाइम या स्थानीय समय कहते हैं, तो पूरे देश में ट्रेन्स का टाइम टेबल, फ्लाइट्स और ऑफिस के टाइम का तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। अगर कोई ट्रेन असम से चले और हर स्टेशन पर पैसेंजर को अपनी घड़ी बदलनी पड़े, तो कितनी भारी कंफ्यूजन फैल जाएगी। इसी भयानक कंफ्यूजन से बचने के लिए ही तो स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय की अवधारणा को अपनाया गया है। स्टैंडर्ड टाइम? हाँ। हर देश अपने बीचों बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा को चुन लेता है और उस रेखा के समय को पूरे देश का समय मान लेता है। भारत में हम एक ही मानक समय का पालन करते हैं, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहा जाता है। और ये IST तय कैसे होता है? ये तय होता है 82.5 डिग्रीज ईस्ट देशांतर पर, जो ग्रीनिच मीन टाइम या GMT से 5.5 घंटे 5.5 आवर्स आगे है। यानी जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। ये तो हो गई समय के आगे पीछे होने की बात, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी पहेली है। वो क्या? अगर कोई व्यक्ति इस 0 डिग्री से लगातार ईस्ट की ओर चलता जाए तो उसका समय आगे बढ़ता रहेगा, और अगर कोई वेस्ट की ओर चले तो समय पीछे जाता रहेगा। लेकिन पृथ्वी तो गोल है। चलते चलते एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां ये दोनों यात्री पृथ्वी के ठीक पीछे लगभग 180 डिग्री देशांतर पर एक दूसरे से टकराएंगे। हाँ, तब क्या होगा? ये ना सबसे बड़ा लॉजिकल पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। जब वो दोनों यात्री 180 डिग्री देशांतर पर मिलेंगे तो उनकी घड़ियों में समय तो एक ही होगा, लेकिन क्या? पूर्व की ओर जाने वाले व्यक्ति का कैलेंडर पश्चिम की ओर जाने वाले व्यक्ति से पूरे 24 घंटे आगे होगा। पूरा एक दिन का फर्क? हाँ। अगर इस समस्या को नहीं सुलझाया जाता तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तारीखों का पूरा सिस्टम ही टूट जाता। इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। बिल्कुल। इस रेखा को पार करने पर पूरा एक दिन यानी डेट बदल जाता है। अगर आप इसे पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं, और अगर पूर्व से पश्चिम पार करते हैं तो एक दिन आगे छलांग लगा देते हैं। ये तो सच में किसी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर या पास्ट में जाने जैसा है ना? मजेदार। बहुत ही मजेदार। तो आज की इस चर्चा में हमने कितनी लंबी यात्रा तय की है। हमने शुरुआत की थी एक चपटे नक्शे की समस्याओं से। यह समझा कि कैसे संतरे के छिलके को बिना फाड़े चपटा नहीं किया जा सकता, इसलिए पृथ्वी का असली रूप ग्लोब ही दिखा सकता है। हमने ये जाना कि नक्शों पर सिंबल्स का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे मानव सभ्यता की एक ग्लोबल भाषा बना। फिर हमने ग्रिड सिस्टम को शतरंज के बोर्ड से जोड़कर देखा और समझा कि सूर्य की किरणें कैसे हमारे अक्षांश और जलवायु को तय करती हैं। और हमने उस राजनीति को भी खंगाला जिसने ग्रेनिच को 0 डिग्री देशांतर बना दिया। हाँ,
लेकिन साथ ही भारत के उस गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जब उज्जैन की मध्य रेखा प्राचीन दुनिया का अपना प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी। और अंत में हमने लॉन्जिट्यूड के पीछे छुपे उस गणित को समझा जो असम और गुजरात के बीच के समय को और इंटरनेशनल डेट लाइन के टाइम ट्रैवल वाले जादू को कंट्रोल करता है। ये सारी बातें हमें यही सिखाती हैं कि भूगोल केवल कुछ नक्शों पर खींची गई रेखाओं का नाम नहीं है। ये प्रकृति के नियमों, गणित की सटीकता और इंसानी इतिहास की जरूरतों का एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत मिश्रण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब चर्चा खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर कभी वर्ल्ड मैप पर टाइम जोन्स की रेखाओं को ध्यान से देखा जाए तो एक बात बहुत अजीब लगेगी। लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एकदम सीधी आती हैं, लेकिन ये टाइम जोन की रेखाएं बिल्कुल सीधी नहीं है। वो तो मुड़ी हुई है। हाँ, वो देशों की सीमाओं और द्वीपों के हिसाब से अजीबोगरीब तरीके से मुड़ी तोड़ी हुई हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि यदि हमारा समय हमारी भौगोलिक स्थिति यानी देशांतर और सूरज की रोशनी से तय होता है, तो हमारी दिनचर्या का कितना बड़ा हिस्सा वास्तव में प्राकृतिक है और कितना हिस्सा विशुद्ध रूप से राजनीतिक और इंसानी सीमाओं द्वारा तय किया गया है। बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हम सच में सूरज के हिसाब से जगते हैं या फिर उन राजनीतिक नक्शों के हिसाब से जिन्हें इंसानों ने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बना लिया है? इस विचार के साथ ही हम आज का ये सफर यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को हमेशा एक नए नजरिए से देखते रहिए।